युवा मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में क्या गलतियां कर रहे हैं। युवावस्था एक ऐसा स्टेज होता है लाइफ का जब एक युवा को एजुकेशन लेना है, करियर बनाना है, या ये कहें कि करियर बनाने की शुरुआत इसी स्टेज पर होती है जो हम कहेंगे कि 15 से 25 का एज ग्रुप है। और ज़्यादातर मानसिक बीमारियां भी इसी एज ग्रुप में आती हैं। वैसे तो मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी बचपन से भी शुरू हो सकती हैं, मतलब 10-11 की उम्र से भी, पर ज़्यादातर ये बीमारियां टीन एज की बीमारियां हैं। मतलब जब बच्चा 9th, 10th, 11th, 12th क्लास में आता है तो ज़्यादातर लोग इस बीमारी को पहली बार अनुभव करना शुरू करते हैं। कुछ की तो पूरी बीमारी ये 15-17 की उम्र में ही बन जाती है, पर कुछ के अंदर थोड़े बहुत बिहेवियर्स ही डेवलप होते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे स्ट्रेस आता जाता है 20-22 साल की उम्र तक, वैसे वैसे कई बार ये बीमारी लेटर स्टेज पर भी दिखाई देने लगती है। और कई बार चाहे पेशेंट की वो बीमारी बचपन से बन रही हो, पर उसका इलाज बहुत लेट शुरू होता है क्योंकि उस बीमारी की अवेयरनेस बहुत लेट आती है। पर ज्यादातर मानसिक बीमारियां जो हैं वो इसी एज ग्रुप में शुरू होती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि मेंटल इलनेस होगी, साथ ही पढ़ाई भी करनी है, और पढ़ाई जो है वो बहुत सारा मेंटल इनपुट की डिमांड करती है। मतलब बहुत सा टाइम चाहिए, बहुत सा एफर्ट लगेगा, कंसंट्रेट करके पढ़ना होगा। बहुत से अपने शौक हैं जैसे कि दोस्त मित्र या अपनी कुछ हॉबीज हैं, उनको छोड़कर पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा। फिर अगर वो बच्चा 11th 12th कर ले, बोर्ड के एग्जाम दे दे, उसके बाद ग्रेजुएशन तो जैसे तैसे निकल जाएगी, पर ग्रेजुएशन के बाद उसको एंट्रेंस एग्जाम देने हैं। उन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए वो कोचिंग लेता है, कई बार अपने शहर से भी दूर रहता है, गांव से किसी शहर में रहने चले जाता है, हॉस्टल में रहता है, किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के साथ रहता है, और वहां पर भी वो अकेले रहकर कोचिंग लेकर तैयारी करता है। कोचिंग भी वो कोई ऐसा नहीं कि 2-4 महीने के लिए ले रहा है, कई बार साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी वो कोचिंग लेता रहता है। कई बार अलग अलग कोचिंग सेंटर बदलता है क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम देने हैं, यूपीएससी का देना है, एसएससी का देना है, नीट का एग्जाम देना है। तो इन सब एग्जाम्स की तैयारी के लिए उसे काफी लंबा समय लग जाता है। पहले अटेम्प्ट में बहुत से बच्चों का क्लियर नहीं होता एग्जाम, तो ऐसे में उसे स्ट्रगल करते रहना पड़ता है, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, कई सारी पढ़ाई की स्ट्रेटजीज लर्न करनी पड़ती हैं, कई अलग अलग तरीके से ट्रायल एंड एरर लेकर पढ़ाई को सुधारा जाता है कि किसी तरह से बच्चा जो है वो अच्छा परफॉर्म कर ले और उसके अच्छे मार्क्स आ जाए। और ये सब चैलेंजेस जो है ये स्ट्रेस देते हैं, तनाव देते हैं। अगर पहले अटेम्प्ट में क्लियर ना हो, थोड़ी बहुत हताशा होती है, पर एक मानसिकता है कि ठीक है, ज्यादातर बच्चे 2 या 3 अटेम्प्ट में या 4 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करते हैं, तो थोड़ा बहुत मोटिवेट करके खुद को दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट तक भी एक बच्चा जो है वो मेहनत करता रहता है। पर दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में भी अगर उसका सिलेक्शन ना हो तो धीरे धीरे उसके अंदर हताशा पकड़ने लगती है और वो डिप्रेशन में जाने लगता है। तो एक तरफ तो इस तरह का स्ट्रेस है जिस वजह से बच्चे को मेंटल इलनेस के इश्यूज आएंगे, पर वहीं अगर पढ़ाई के अलावा अगर मेंटल इलनेस चल रही हो, जिसकी शुरुआत 11th 12th में हुई हो या ग्रेजुएशन में हुई हो, और साथ ही वो एग्जाम्स की भी तैयारियां कर रहे हैं, ऐसे में पैरेलल मैनर में, मतलब साथ साथ एक ही टाइम पर 2 अलग अलग चैलेंजेस से वो बच्चा जूझ रहा होता है। मतलब पढ़ाई भी करनी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, टाइम पूरा देना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, अपनी हेल्थ को भी ठीक रखना है, और साथ ही मेंटल इलनेस के सिम्टम से जूझना है। अब किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर होगा, तो किसी को ओसीडी होगा, तो किसी को सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर होंगे। ये सारे डिसऑर्डर एक पेशेंट की मेंटल हेल्थ को बहुत खराब कर देते हैं, जिससे कि उसमें रोजमर्रा की अपनी रूटीन फॉलो करने की भी ताकत नहीं रहती। ऐसे में अगर वो अपने पढ़ाई का एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करे, सुबह से लेकर शाम तक कोचिंग भी लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, ये सारा अगर एक रूटीन बनाने की कोशिश करे तो वो रूटीन उससे नहीं बन पाती, या बन भी जाती है तो उसे फॉलो नहीं करता। 2-3 दिन 4 दिन फॉलो हो भी जाएगी, उसके बाद वो गिव अप कर देगा। तो ऐसे में वो कई अलग अलग तरीके लगाता रहेगा, पर मेंटल हेल्थ की जो स्ट्रगल्स हैं वो उसको अच्छी पढ़ाई करने नहीं देती। ऐसे में पेशेंट्स क्या करते हैं, ये जो युवा हैं, ये इलाज लें या ना लें, पर ये पढ़ाई की अपनी स्ट्रगल को और ज्यादा बढ़ाते रहते हैं। इनफैक्ट पढ़ाई अच्छे ना होने का स्ट्रेस इन पर बढ़ने लगता है जैसे जैसे वो ये पाते हैं कि उनकी बीमारी भी नहीं जा रही, बीमारी का इलाज भी बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा, और ऐसे में उनको वो एग्जाम भी क्लियर करना है जल्द से जल्द। नहीं तो वो अगर एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे, जॉब नहीं लगेगी, ऐसे में उनकी आर्थिक तंगी बनी रहेगी, ऐसे में वो अपने को एक सक्सेसफुल इंसान के तौर पर नहीं देख पाएंगे। पर यहाँ पर कुछ चूक होती है। वैसे तो ज्यादातर जो युवा हैं उनको रिकमेंड यही किया जाता है कि पढ़ाई भी करते रहो, ऑक्यूपाइड रहो, इंगेज रहो, दोस्त मित्र से भी मिलते रहो, थोड़े बहुत हॉबीज को भी परस्यू करो, पर साथ ही अपनी पढ़ाई भी करते रहो। पर प्रॉब्लम वहां आती है जब पढ़ाई पर एक बच्चे का बहुत ज्यादा फोकस होता है, बहुत ज्यादा वो अपने स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है,
वो अपने लिए ऐसे डिफिकल्ट टारगेट रख देता है, ऐसे मुश्किल बना देता है अपनी पढ़ाई को, जिस वजह से उसकी मानसिक हालत भी बिगड़ती है और उसकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती। प्रॉब्लम सारा आता है कि बच्चा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर देता है। मतलब वो बहुत फ्लेक्सिबल मैनर में, डायनामिक मैनर में, बहुत ही ओपन माइंडेड होकर अपने रूटीन में या अपने स्टडी मेथड्स में बदलाव नहीं लाता। और ये ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम होती है। कुछ हद तक तो उनकी अपनी पर्सनल कंफ्यूजन है, क्योंकि वो एक ऐसे स्टेज पर हैं जहां उनको हर चीज क्लियर भी नहीं है। भाई दूसरा स्टूडेंट कैसे पढ़ाई कर गया, उसके मार्क्स कैसे आ गए, वो कैसे सेलेक्ट हो गया, मैं क्या ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा, मैं ऐसी क्या गलतियां कर रही हूं या कर रहा हूं। इस तरह की दुविधा से तो जूझता रहता है वो कैंडिडेट। पर दिक्कत वहां आती है जब वो बच्चा, वो युवा अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत अनरियलिस्टिक मैनर में सेट कर लेता है। परेशानियां तो रहेंगी, हर तरह का स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन से तो गुजरेगा। पर कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको मेंटल स्ट्रगल भी चल रही है और साथ ही वो अपने पढ़ाई के जो तौर तरीके हैं उसको बड़ा ही स्ट्रिक्ट और बड़ा ही रिजिड बनाए हुए हैं। जैसे अपने ऊपर एक गोल रख दिया, अपने ऊपर एक बंधन बांध दिया कि मुझे दिन में 10 से 12 घंटे तो पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम क्लियर करने के लिए 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ तो 14 से 15 घंटे के टारगेट रख देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बार्गेन करके 8 से 9 घंटे तक आ जाते हैं, पर ओवरऑल ड्यूरेशन वो 10-12 घंटे की तो देना चाहते ही हैं। फिर इसी के साथ अगर 10 घंटे पढ़ना है तो पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना है, कंसंट्रेशन लूज नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें दिमाग में, मेमोरी में बैठनी चाहिए। तो कंसंट्रेशन बनाना और सारी चीजों का मेमोरी में बैठ जाना, ये उनका एक बड़ा चैलेंज होता है, इसको लेकर बड़ा तनाव होता है। फिर इसके बाद तनाव इस चीज का भी आता है कि मुझे टाइम पर पूरी चीजें करनी है। मतलब अगर कोचिंग में कोई चीज पढ़ा दी तो मुझे जल्द से जल्द उसको पूरा करना है, नोट्स बनाने हैं, फ्रेंड से नोट्स लेने हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, फ्रेंड से थोड़ी मदद लेनी है, टीचर से मदद लेनी है, यूट्यूब से ऑनलाइन मदद लेनी है, कुछ अलग सी रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। इन सब बुक्स की मदद से, रिसोर्सेज की मदद से वो अपने को और ज्यादा पढ़ाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। और जब बात मोटिवेशन की आती है तो वो मोटिवेशन भी लैक करता हुआ पाता है खुद को। तो ऐसे में वो मोटिवेशनल वीडियोस देखेगा, मोटिवेशन की बुक्स खरीद लेगा मार्केट से, अपने को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी बड़ी वीडियोस, बड़े बड़े दावे करने वाली ऐसी वीडियोस देखेगा जिससे कि उसको जोश आ जाए। जो भी पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यूट्यूब पर, उनको बार बार सुनता है। इस पूरी स्ट्रगल और चैलेंजेस के दौरान वो अपने अंदर की कुछ कमियों को नोटिस करने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर कुछ लिमिटेशन है, कुछ वीकनेस है, मैं अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दे पा रहा या नहीं दे पा रही, और मुझे बहुत सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अगर मैंने ये इंप्रूवमेंट्स नहीं की तो मैं वो एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगी या पास नहीं हो पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मुझे बार बार अटेम्प्ट देते रहने पड़ेंगे। मतलब मेरे अंदर कोई कमी है जो दूसरे बच्चों में नहीं है, दूसरों में कुछ स्पेशल क्वालिटी या टैलेंट है जिस वजह से वो कर लेते हैं। वो जो टीचर, जो इतने बड़े टीचर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने जो सजेस्ट किया है मुझे वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर करके, अपनी पढ़ाई करके मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। ऐसे में वो अपने ऊपर इतना प्रेशर लेने लगता है जिसकी वजह से वो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको अपने अंदर कुछ कमी का एहसास आने लगा है। वो अपने को अब एक काबिल स्टूडेंट के तौर पर नहीं देखता। दूसरे बच्चों से जब वो अपनी तुलना करता है तो अक्सर वो अपनी कमियों पर ही ध्यान देता है, और अगर 1 या 2 अटेम्प्ट में वो अपना सिलेक्शन ना करा पाए तो ऐसे में खुद के अंदर कमी देखने का एटीट्यूड बहुत बढ़ जाता है, और इस वजह से वो अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के रास्ते पर चल पड़ता है, जिसमें कि अपने में बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि वो कुछ ऐसा इंप्रूव करने में लगा है जिसको इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट हो रही है, अपने रूटीन, अपने स्टडी मेथड, स्टाइल को लेकर बहुत ज्यादा रिजिडिटी फॉलो कर रहा है वो स्टूडेंट, कंपैरिजंस बहुत ज्यादा कर रहा है, अपने अंदर कमियां बहुत ज्यादा ढूंढ रहा है, अपने को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ है, और ये पूरा एक साइकिल उसका चलता रहता है। और ऐसे में वो पढ़ाई से डेविएट कर जाता है। मतलब पढ़ाई तो अब उसका लक्ष्य रहा नहीं, अब वो अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट में ही लग गया, और ऐसे में उसकी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल जब बढ़ती जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स में ऐसे में सेल्फ हार्म की भी थॉट्स आने लगती हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आ सकती हैं, या उनका जो डिप्रेशन, ओसीडी या एंजाइटी है वो भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी क्या है? अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाया जाए, अपने गोल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, अपनी रूटीन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, अपने स्टडी मेथड में बहुत ज्यादा रिजिडिटी ना लाई जाए। ये नहीं कि यूट्यूब के किसी टीचर ने बता दिया मुझे वही करना है क्योंकि वही सक्सेस अचीव करने का तरीका है। भाई ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों में कुछ खास क्वालिटी है जिस वजह से वो कर पा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स में वो क्वालिटीज होती हैं कि वो कोई एग्जाम पूरा कर सकते हैं, पर अगर सोचने का तरीका गलत होगा
अगर पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सख्ती रखी जाएगी तो ऐसे में तनाव बढ़ेगा और तनाव बढ़ने की वजह से पढ़ाई करना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पढ़ाई के अलावा यह समझना जरूरी होता है कि मेरी सोच कैसे काम कर रही है, मैं अपने स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशंस को कैसे सेट कर रहा हूं, मैं किस तरह से गलत मायने में तुलना कर रहा हूं और कैसे मैं अपने अंदर कमियां ही ढूंढे जा रहा हूं जिनको ढूंढने देखने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी है कि स्टूडेंट जितना भी पढ़ रहा है, जितनी भी स्पीड पर पढ़ रहा है, जितनी भी देरी से वो अपने पूरे टास्क या पूरी अपनी पढ़ाई पूरे करता है, उसको अपनी ही स्पीड पर करना चाहिए, अपने ही तरीके से करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो कितना तेजी से कर पा रहा है, जरूरी ये है कि वो कितने अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है, तभी वो अपने उन एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएगा, उनको क्लियर कर पाएगा। पर ये गलत सोच डाल दी जाती है स्टूडेंट्स के दिमाग में। बड़े सारे यूट्यूब के टीचर्स डाल देते हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के या कुछ अपने टीचर्स डाल देते हैं, पेरेंट्स भी कई बार ये सोच डालते हैं। किसी को देखा देखी में भी ये सोच आ जाती है कि मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी अपने ऊपर, तभी मैं अच्छे से एक्सेल कर पाऊंगा, मतलब तरक्की कर पाऊंगा। फ्लेक्सिबल बने, 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4-6 घंटे में भी अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं तो काफी है। इंटरवल्स लेकर पढ़ें, 1-2 घंटे के बाद इंटरवल ले लें आधे 1 घंटे का। जरूरी नहीं कि सुबह सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना है, दोपहर को शाम को भी पढ़ सकते हैं। नींद अच्छी रखनी जरूरी है। यह बात अच्छा है कि योगा मेडिटेशन से आपको फायदा होगा, पर योगा से ही होगा, आपका कंसंट्रेशन योगा से ही बनेगा। इस चीज के फितूर में नहीं रहना। बहुत से लोग जो एग्जाम पास कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि योगा से ही उन्होंने एग्जाम पास किया है। तो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड ना रहें कि मुझे बहुत मेडिटेट करना पड़ेगा, बहुत माइंड को कंसंट्रेट करने की पावर अपनी बढ़ानी पड़ेगी, इन चक्रों में ना पड़ें। रूटीन में फ्लेक्सिबल रहें, अपने शौक ना छोड़ें, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ भी इन्वॉल्व होएं, थोड़ा अपना लेजर एक्टिविटीज, थोड़ा हॉबीज को परस्यू करें, म्यूजिक, डांस, टीवी वगैरह जो भी इंटरेस्ट की चीजें हैं करें। ट्रैवल करना है ट्रैवल करें, किसी भी तरह के शौक पूरे करते रहना जरूरी है और उनके साथ पढ़ाई करना जरूरी है। अपने को जितना ज्यादा सीरियस बना दोगे, जितना ज्यादा गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लोगे, उतना दिमाग में तनाव बढ़ेगा और उतनी आपकी मानसिक बीमारी भी बढ़ेगी और पढ़ाई का स्ट्रेस भी आपका बढ़ता जाएगा। अक्सर ओसीडी के पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट इस तरह की आदतों से जूझते रहते हैं। देखने में यही आता है कि ओसीडी टाइप के पेशेंट ही ऐसे होते हैं जो इस तरह के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स और रूल्स या रिचुअल्स बना लेते हैं और ऐसे में उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, रिजल्ट भी नहीं आ रहे, पर वो अपनी आदतें नहीं छोड़ते। कुछ ना कुछ नए नए पैटर्न ढूंढते रहते हैं कि ऐसी रूटीन हो जाए, ये तरीका मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ बेहतर तरीका, कुछ वीडियो में किसी में कोई ऐसी टिप्स बता दे, कोई यूट्यूबर या कोई डॉक्टर या कोई टीचर, बस वो फॉलो कर लूं और मेरी पढ़ाई अच्छी से हो जाए और मेरी 100% कंसंट्रेशन बन जाए। इस तरह से किसी के साथ नहीं होता। बहुत ही इंसानी तौर पे खुद को देखने की जरूरत है। बिल्कुल अपने को सुपर पावरफुल नहीं बनाना। ये नहीं सोचना कि ब्रेन का पोटेंशियल 100% हो जाएगा और मैं फुल कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर के साथ अपनी पढ़ाई कर लूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। आपको अपनी लिमिट्स में ही पढ़ाई करनी है। इसलिए आपको बहुत ही तनाव रहित, स्ट्रेस फ्री माहौल में स्ट्रेस फ्री तरीके से पढ़ाई करनी है, ना कि खुद पर बहुत ज्यादा बंदिशें लगानी है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और रिचुअल्स बांधने हैं। इस चीज को अगर समझ जाते हैं तो तनाव कम होगा, पढ़ाई भी अच्छे से होगी। मेंटल इलनेस जो साइड बाय साइड चल रही है उससे भी डील कर पाएंगे। भले ही दवाइयों से इलाज ले रहे हैं या कोई भी दूसरा साइकोलॉजिकल थेरेपी ले रहे हैं, उसमें भी आपकी धीरे धीरे रिकवरी होगी। साथ ही आपकी पढ़ाई भी आसानी से होगी। ये मत सोचें कि आपको 1 साल के अंदर ही अपना एग्जाम पास करना है। थोड़ा सा ढील देना जरूरी है, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहें और अगर जरूरत हो, सब्जेक्ट्स बदलने हो, फ्यूचर में अपनी करियर की पूरी लाइन बदलनी हो तो उसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कि ये जो करियर जो आपने चुना है इसी से आपको आगे बढ़ना है, इसी से आपकी सक्सेस निर्धारित होगी। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि किसी वजह से आपने जब ये करियर को बनाने का चुनाव किया हो, शायद हो सकता है तब आपने अपने को गलत तरह से एस्टिमेट किया हो, शायद हो सकता है आपने अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटीज को कुछ जरूरत से ज्यादा आंक लिया हो, या शायद आपने इंटरेस्ट को फोकस ना करके कुछ दूसरों की देखा देखी में ये करियर ऑप्शन चुन लिया हो। किसी भी वजह से हो सकता है कि आप अपना शायद इस करियर पर अपने को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स या करियर भी बदलना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना जरूरी है। तभी आप स्ट्रेस फ्री होकर, माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर करियर बना पाओगे, एजुकेशन ले पाओगे और तभी आप मेंटल हेल्थ और एजुकेशन दोनों के चैलेंजेस के साथ एक साथ जूझ पाओगे और एक सक्सेसफुल मेंटल रिकवरी भी अचीव करोगे और अपना एक अच्छा करियर भी बना लोगे। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने की जरूरत नहीं है।